कॉकरोच आंदोलन और भारतीय राजनीति का नया धर्म संकट। युवा आक्रोश ने हिलाई भाजपा की नींव। क्या भुना पाएगा विपक्ष? कॉकरोच प्रदर्शन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों का एक बड़ा वर्ग इन खुद को कॉकरोच एक्टिविस्ट कहने वाले युवाओं की लामबंदी में उम्मीद की किरण देख रहा है। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस, को कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी नाम के संगठन के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। इस संगठन ने अपना यह नाम सुप्रीम कोर्ट के एक जज की टिप्पणी के बाद रखा है, जिन्होंने देश के असंतुष्ट युवाओं की तुलना तिलचट्टों से की थी। इसके ठीक उलट एक दूसरी राय भी है, जिसे भाजपा अपनी उम्मीद और कांग्रेस अपनी चिंता मान रही है। वह यह कि यह आंदोलन कांग्रेस को ही निगल सकता है। भाजपा के साथ काम करने वाले चुनावी रणनीतिकार देवेंद्र कुमार ने एक्स पर लिखा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को खत्म कर दिया। अब देखते हैं कि सीजेपी कांग्रेस को कहां पहुंचाती है। इस कॉकरोच प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों का रुख एक जैसा नहीं है। मतभेद न केवल पार्टियों के बीच है, बल्कि पार्टियों के भीतर भी है। समाजवादी पार्टी और वामपंथियों का मानना है कि प्रदर्शनकारियों के साथ जुड़ने से विपक्ष का दायरा बढ़ सकता है, जबकि कांग्रेस के भीतर इस बात पर राय बंटी हुई है कि प्रदर्शनकारियों के पीछे पीछे चलना फायदेमंद होगा या नहीं। वामपंथ के भीतर से भी कुछ आवाजें संभल कर कदम उठाने की सलाह दे रही हैं। 21 जुलाई को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर धरना देकर इस स्थिति को भुनाने की कोशिश की थी। जन आक्रोश की राजनीति। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में तत्कालीन सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से, निराशा और नाराजगी का अचानक फूट पड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन क्या यह छिटपुट आक्रोश राजनीतिक और चुनावी नतीजों में बदल पाता है? यह एक अलग सवाल है। कोई भी विरोध आंदोलन परिस्थितियों के हिसाब से दो बिल्कुल उल्टे नतीजों की ओर ले जा सकता है। जन आक्रोश एकजुट होकर बड़े चुनावी बदलाव ला सकता है, या फिर प्रदर्शनों के जरिए शांत होकर किसी भी राजनीतिक बदलाव को टाल या भटका सकता है। 2011 के केजरीवाल अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को एकजुट किया था, जिसका फायदा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को मिला। उस समय कांग्रेस को जनता के आक्रोश का खामियाजा भुगतना पड़ा था। अब पार्टी को डर है कि सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ जो जन आक्रोश धीरे धीरे बड़ा रूप ले रहा है, वह बिना किसी स्पष्ट कार्यक्रम या संगठन वाले गैर राजनीतिक आंदोलन के कारण बिखर न जाए। वहीं विपक्ष का जो धड़ा इस कॉकरोच आंदोलन का फायदा उठाना चाहता है, उसका मानना है कि प्रदर्शनकारियों का निशाना सरकार है और इस माहौल को बेहतर तालमेल के साथ राजनीतिक रंग देकर और मजबूत किया जा सकता है। अतीत के कम से कम 3 गैर राजनीतिक आंदोलनों को देखना मददगार हो सकता है। 2019 से 20 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए का विरोध और 2020 से 21 का किसान आंदोलन, ये दोनों मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुए और एक ही श्रेणी में आते हैं। इनसे पहले 2011 में अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और 2012 में निर्भया कांड के बाद हुए प्रदर्शन हुए थे। इन आंदोलनों की सामाजिक बनावट का सटीक अनुमान लगाना भले कठिन हो, लेकिन कुछ मुख्य बातें ध्यान देने योग्य हैं। किसान आंदोलन मुख्य रूप से दिल्ली के आसपास के एक छोटे से क्षेत्र के समृद्ध किसानों द्वारा संचालित था। सीएए विरोधी प्रदर्शनों को मुख्य रूप से एक मुस्लिम मुद्दे के रूप में देखा गया। वहीं शहरी मध्य वर्ग, जो खुद को गैर राजनीतिक मानता है, अन्ना आंदोलन के समय मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरा था और विजय चौक पर भ्रष्टाचारियों को फांसी दो जैसे नारों का समर्थन कर रहा था। लेकिन वही वर्ग किसान आंदोलन के दौरान चुप रहा और संभवतः सीएए विरोधी आंदोलन के खिलाफ खड़ा हो गया। तब तक इस वर्ग का गैर राजनीतिक होना कई मामलों में खुलकर कट्टरता में बदल चुका था। ये गैर राजनीतिक मध्यवर्ग समय समय पर पूरी राजनीति को ही अवैध और अवांछनीय घोषित करने में अपनी सार्थकता खोजता है और अक्सर उन आंदोलनों के इर्द गिर्द एकजुट होता है जो उसकी तात्कालिक व्यक्तिगत समस्याओं को उठाते हैं, जैसे 2011 में महंगाई या 2026 में पेपर लीक और युवाओं के सामने आजीविका व अवसरों का गंभीर संकट।
परीक्षा की धांधलियां तो केवल एक जरिया है। असल में प्रदर्शनकारी अपने धुंधले भविष्य से परेशान हैं। किसान आंदोलन ने सरकार को विवादित कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया, जबकि सीएए आंदोलन धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। बाद के चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही आंदोलनों का राजनीतिक प्रभाव सीमित रहा। वे ऐसे विशेष वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्हें भाजपा आसानी से किनारे कर सकती थी और अपनी राजनीति को चमका सकती थी। ठीक इसी बिंदु पर युवा प्रदर्शनकारी भाजपा के लिए एक अभूतपूर्व चुनौती और विपक्ष के लिए एक बड़ा अवसर पेश करते हैं। सीजेपी के प्रदर्शनकारी भारतीय समाज के एक बड़े और व्यापक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों में केंद्रित है, जो भाजपा के मजबूत गढ़ रहे हैं। यहाँ युवाओं की बढ़ती आबादी उम्मीद के बजाय निराशा के रूप में सामने आ रही है। ये एक ऐसा वर्ग है जिसे भाजपा न तो किसी एक समूह का हित बताकर आसानी से अलग थलग कर सकती है और न ही आसानी से कोई ठप्पा लगा सकती है। यह सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण है, लेकिन मुख्य रूप से युवा, हिंदू और हिंदी भाषी दायरे में आता है, जिससे इस मुद्दे पर किसी भी तरह के धार्मिक ध्रुवीकरण की गुंजाइश खत्म हो जाती है। 1974 का गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, 1974 का ही जेपी आंदोलन और अन्ना आंदोलन जैसे आंदोलनों में भ्रष्टाचार विरोधी नारे सिर्फ एक जरिया थे, जिनके बैनर तले विभिन्न हित समूह कांग्रेस की व्यवस्था को कमजोर करने के लिए एकजुट हुए थे। इस बार क्या अलग है? जिस लामबंदी के तरीके ने भाजपा और उसकी हिंदुत्व राजनीति को सत्ता में लाने में मदद की, क्या वही तरीका अब उसे कमजोर भी कर सकता है? यह अभी एक खुला सवाल है। 2019 में अपने शीर्ष पर भाजपा को करीब 37% राष्ट्रीय वोट मिले थे, यानी किसी भी समय 60% से अधिक भारतीय भाजपा को वोट नहीं देते। यदि कोई विरोध प्रदर्शन समाज के किसी खास वर्ग या देश के किसी खास हिस्से तक सीमित रहता है, तो भाजपा को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह इसके जवाब में अपने वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश भी कर सकती है, जैसा कि उसने किसान और सीएए विरोधी आंदोलनों के दौरान किया था। लोगों की वोट देने की पसंद में काफी बदलाव आता रहता है। 2014 के बाद से भाजपा ने अपने कई पुराने समर्थकों को खोया होगा, तो दूसरी जगह नए समर्थक बनाए भी हैं। हिंदुत्व की वैचारिक अपील अभी भी बरकरार है, लेकिन पार्टी अगले आम चुनाव 2029 से पहले लोकसभा क्षेत्रों के नए परिसीमन के जरिए अपने वोटों को सीटों में बदलने के अनुपात को सुधारने के लिए भी उत्सुक है। भाजपा के गणित के हिसाब से वह लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बजाय सीजेपी को खबरों की सुर्खियों में देखना ज्यादा पसंद करेगी। लेकिन प्रदर्शनों से निपटने के उसके जो तरीके पहले काम कर जाते थे, वे अब उतने असरदार नहीं रहे। इसकी एक वजह यह है कि भाजपा का सामना अब एक नई पीढ़ी और उसकी सोच से है। आज का 20 साल का प्रदर्शनकारी 2014 में केवल 8 साल का था जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उस समय उनके माता पिता की पीढ़ी ने भाजपा के आने का जश्न मनाया था, और अब उनके बच्चे अपनी उस राजनीतिक विरासत के बोझ को उतार फेंक रहे हैं। अगर व्हाट्सएप पीढ़ी ने मोदी के नेतृत्व में हिंदुत्व 2.0 के उभार को हवा दी थी, तो आज इंस्टाग्राम पीढ़ी उसे चुनौती दे रही है। इन सब बातों से यह संभावना बनती है कि जन आक्रोश का यह गैर राजनीतिक और छिटपुट विस्फोट एक ऐसे बड़े जनांदोलन में बदल सकता है जो भाजपा को हिलाने के लिए काफी हो। हालांकि यह भी साफ है कि अकेले कॉकरोच प्रदर्शनकारियों में ऐसा करने की क्षमता नहीं है। यहीं पर विपक्ष और खासकर कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नया मैदान, भाजपा और उससे पहले के जनसंघ ने जेपी आंदोलन और अन्ना आंदोलन जैसे जनांदोलनों को कांग्रेस के खिलाफ अपने पक्ष में मोड़ने में सफलता पाई थी, जबकि वीपी सिंह और केजरीवाल जैसे चेहरों को छोटे मोटे राजनीतिक फायदे लेने दिए थे। यह पहली बार है जब ऐसा ही कोई प्रयोग खुद भाजपा के खिलाफ हो रहा है, एक ऐसी पार्टी के खिलाफ जिसकी विचारधारा अधिक मजबूत है, सांगठनिक अनुशासन बड़ा है, राजनीतिक संकल्प बेहद कड़ा है, और जो अपने फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाती। इस तरह के गैर राजनीतिक आंदोलनों का लंबा इतिहास अब तक भारतीय राजनीति के उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष और मध्यम मार्ग में जनता के विश्वास को कमजोर करने की ओर ही झुका रहा है। इस लिहाज से कॉकरोच प्रदर्शन
भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का इलाज कम और उसका एक लक्षण ज्यादा है। क्या कांग्रेस भाजपा के साथ वही कर सकती है जो भाजपा इतने सालों से गैर राजनीतिक आंदोलनों के जरिए कांग्रेस के साथ करती आई है? हमारे सामने यही असली सवाल है। इस आंदोलन में भाजपा और विपक्ष दोनों के लिए खतरे भी हैं और दोनों के लिए अवसर भी।